हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप अपनी जेई की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। इस क्लास का प्लान बिल्कुल सिंपल है। हम लोग इस क्लास में इस चैप्टर के सारे शॉर्ट नोट्स बनाने वाले हैं विद ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड ऑल द इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड ऑल द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो हमें एग्जाम के टाइम याद रखने की जरूरत है। आगे टाइम वेस्ट करे बिना लेट्स स्टार्ट विद द शॉर्ट नोट्स। तो एसएचएम इज अ चैप्टर जो मैथमेटिकल भी है, जिसमें ऐसे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, प्लस उस चैप्टर में बहुत सारे दूसरे चैप्टर्स का इस्तेमाल होता है। तो दैट इज द रीजन आई यूज्ड टू फील दैट एसएचएम में एस नहीं होना चाहिए। हार्मोनिक मोशन तक चलाओगे तो काम चल जाएगा, बट अगेन देन मैं थोड़ा बुढ़ा हुआ तो मुझे पता चला कि हार्मोनिक मोशन में सिर्फ यही वाला नहीं होता। जैसे एफ इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स क्यूब वाले भी हार्मोनिक होते हैं। उनकी इक्वेशन और कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो उनके कंपैरिजन में सिंपल है। तुम्हारी लाइफ में सिंपल नहीं है, बट उनके कंपैरिजन में सिंपल है, तो इसलिए इसे सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। तो अगेन इक्वेशन, अगर एसएचएम की इक्वेशन की बात करें तो एक बेसिक सी सिचुएशन तो ये है कि एफ जो होता है माइनस के एक्स अगर होता है तो इसे हम लोग एसएचएम बोल देते हैं। ठीक है, अगर एफ जो है माइनस के एक्स हो जाता है तो इसको एसएचएम बोल दिया जाता है। ऑल्सो जो मतलब माइनस का सिग्निफिकेंस होता है कि जो फोर्स होती है वो रिस्टोरिंग नेचर की होनी चाहिए, मतलब मीन पोजीशन की तरफ होनी चाहिए। और ये जो एक्स होता है इसका सिग्निफिकेंस होता है दिस इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, एक्सेलरेशन की बात करें तो ऑब्वियसली के बाई एम इंटू एक्स हो जाएगा, क्योंकि ऐसे कुछ है, और या फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाता है, विच जनरली इंप्लाइज ओमेगा की वैल्यू इज अंडर द रूट के बाई एम। के इज एनी कांस्टेंट, नेसेसरी नहीं है कि स्प्रिंग कांस्टेंट ही हो, बट स्प्रिंग में भी होता है के ही बोल रहे सेम सही कांस्टेंट नजर आता है, बट स्टिल ओमेगा की वैल्यू हमें ये समझ आ जाती है। ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी नहीं होता, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, ऐसे कुछ कहानी होती है, एंड देन ठीक है, दैट्स फाइन। सिमिलरली एक्स की अगर बात करते हैं तो यहां से कभी भी ये लिखा है या ये लिखा है तो यहां से एक डायरेक्ट कंक्लूजन हम ड्रॉ करते हैं कि एक्स की वैल्यू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट होगी, वेर ए का नाम हमारा एम्पलीट्यूड है, ओमेगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और फाई नॉट जो है वो इनिशियल फेज एंगल है, और ये ओमेगा टी प्लस फाई जो होता है ये ओवरऑल फेज एंगल हो जाता है। ऐसे कुछ बातें होती हैं। और वेलोसिटी की बात करोगे तो इसे डिफरेंशिएट कर लोगे तो ओमेगा ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट हो जाएगा, अगर वेलोसिटी की बात कर लो। सिमिलरली वेलोसिटी एट एनी एक्स जब आप देखोगे तो उसका फॉर्मूला होता है प्लस माइनस ओमेगा इंटू अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस माइनस क्यों है? क्योंकि एट एनी एक्स दो पॉसिबिलिटीज होती हैं विद रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी, कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकती है या फिर वो नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकती है। एक्सेलरेशन की इक्वेशन हो जाती है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। बेसिकली वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर लोगे तो आ जाएगा, इस तरीके से है। और अगेन दूसरी बात ये भी हो जाती है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाता है। इस माइनस का सिग्निफिकेंस हमेशा ये है कि जो एक्सेलरेशन है एसएचएम में हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है। दैट इज अ वेरी सिंपल आर्ग्यूमेंट। ऑल्सो हम लोग ये बता सकते हैं कि वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, यहीं से समझ आ जाता है वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। एक्स को 0 डाल दो तो वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा ए हो जाएगी, कहां पे? एट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो ओमेगा ए होगी। सिमिलरली अगर मैं एक्सेलरेशन की मीन वैल्यू की बात करता हूं तो क्या होगी? ओमेगा स्क्वायर ए। मैक्सिमम वैल्यू एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करता हूं तो वो ओमेगा स्क्वायर ए हो जाएगी, और वो कहां पे होगी? जब एक्स की वैल्यू यहां पे मैक्सिमम होगी, कहां पे? एक्सट्रीम पोजीशन पे होगी। तो ये सिंपल सी कहानी है हमारे लिए। उसके अलावा फेज एंगल नाम की एक बकवास होती है। फेज एंगल में एक सर्कल ऑफ रेफरेंस हम कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, बट अगेन आई डोंट थिंक वो कंपलसरी आपके लिए जानना, तो मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। एक बेसिक बात जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं वो ये है कि अगर कोई पार्टिकल इस पॉइंट पे और राइट की तरफ जा रहा है तो उसका फेज एंगल 0 होता है। पार्टिकल भी राइट एक्सट्रीम पे है या पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है तो उसका फेज एंगल पाई बाई 2 होता है। जब वापस पार्टिकल मीन पोजीशन पे आता है तो उसका फेज एंगल पाई होता है, और जब इस पॉइंट पे पहुंचता है तो फेज एंगल 3 पाई बाई 2 होता है। और 2 पाई से आप कभी भी फेज एंगल को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो या इसको माइनस पाई बाई 2 भी बहुत बार बोल देते हैं।
और वापस जमीन पोजीशन पे आता है तो 2 पाई हो जाएगा फेज एंगल। तो यहां से बेसिकली 0, पाई/2, पाई, 3 पाई/2, 2 पाई, इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो। यहाँ पे एक बात ये भी इमेजिन करी जा सकती है कि अगर बीच में कोई पॉइंट होगा यहाँ पे, तो अगर पार्टिकल राइट की तरफ जा रहा होगा तो फेज एंगल जो है वो बिटवीन 0 एंड पाई/2 होगा, और अगर पार्टिकल लेफ्ट की तरफ जा रहा होगा तो फेज एंगल जो होगा पक्का से पाई/2 से पाई के बीच में होगा, क्योंकि जब इधर जा रहा था तो इधर 0 था, इधर पाई/2 था, तो यहां से आगे बीच में 0 से पाई/2 के बीच में आएगा, और यहाँ पाई/2 और यहाँ पाई है, तो फिर जब इधर जा रहा है तो पाई/2 से पाई के बीच में आएगा, जो आपका फेज एंगल है। अब जैसे अगर हमारे पास एक सिचुएशन ऐसे आती थी कि x kx इज इक्वल टू 20 न्यूटन पर मीटर स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कौन सा 2 किलो का ब्लॉक अगर एक्सेलरेट हो रहा है, तो अगर मैं आपसे यहाँ पे ये बात पूछूं कि भाई क्या कहते हैं इसकी इक्वेशन x एट एनी टाइम t या v एट एनी टाइम t क्या होगा, अगर मैं ये पूछने की कोशिश करता हूं इस केस में, तो इसमें इसका करने का तरीका स्ट्रेट फॉरवर्ड सा होता है हमारे सामने। ये बात हमें पता होनी चाहिए क्वेश्चन जब हमें करने होते हैं, क्योंकि एक्चुअली x एट एनी टाइम t में हमारे को लिखेंगे हम a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट। तो एसेंशियली हमारे लिए क्वेश्चन जो होता है वो a और फाई नॉट निकालने का होता है। ओमेगा तो यहां से ऑब्वियस ही है, ओमेगा में हमने क्या डिफाइन किया था, अंडर द रूट k/m था ना, तो k/m की बात करेंगे 20 और 2 दो डिवाइड करेंगे तो √10 आ जाएगा। ओमेगा तो यहाँ ऑब्वियस हो गया। ए और फाई नॉट की जो वैल्यू होती है ये डिपेंड करती है इनिशियल कंडीशन पे। ये बात हमें समझ रखनी चाहिए कि अगर आपको इनिशियली पता है क्या हो रही है बातें, तो ए और फाई नॉट की वैल्यू आपको पता चल जाती है। और बड़ा सिंपल सा रिलेशन होता है, जैसे x इज इक्वल टू a/2 है t इक्वल टू 0 पे, तो आप देखिए एक टाइम की वैल्यू के साथ 0 डालेंगे तो ये a sin फाई नॉट आ जाएगा। सिमिलरली अगर वेलोसिटी दे रखा है हमें t इक्वल टू 0 पे -10, दैट विल बी इक्वल टू a ओमेगा a cos फाई नॉट। इस तरीके से हम नोटिस कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं देखता हूँ वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, अगर x का एक्सप्रेशन जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है वो वाला है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा ओमेगा a cos ऑफ ओमेगा t प्लस फाई नॉट। कुछ लोग इसे याद भी रख लेते हैं, कुछ लोग इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं दिमाग में जल्दी से। whatever you need to write it in one go, ऐसे नहीं कि पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट करेंगे और फिर मेहनत करेंगे, वो कहीं पॉसिबिलिटी नहीं मानता मैं। फिर अगर यहां से देखो, ये देखो बड़ा क्लियर दिखाता है फाई नॉट साइन फाई नॉट हाफ है, तो फाई नॉट की वैल्यू पाई/6 हो रही है। हाउएवर इसमें एक मिस हो जाती है बात, यही शॉर्ट नोट्स का पॉइंट है कि ये बात मिस नहीं होनी चाहिए। 5π/6 या 5π/6 दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि a/2 पे हो सकता है पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा हो तो 0 से π/2 के बीच में फेज एंगल आएगा, हो सकता है पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा हो तो π/2 से पाई के बीच में फेज एंगल आएगा। और आपको पता चल गया कि वेलोसिटी अगर -10 दे रखी है, तो वहां से क्या पता चल गया इंफॉर्मेशन हमें कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। नेगेटिव डायरेक्शन में जाने का मतलब है फेज एंगल कहां से कहां तक होगा, π/2 से पाई के बीच में होगा, तो ये वाला फेज एंगल का आंसर ठीक होगा। तो आपको फेज एंगल पता चल गया। उसके अलावा एम्पलीट्यूड के बारे में बात करते हो तो अगेन ये पता चल गया भाई, ये √10 इंटू a, और cos 5π/6 जो होगा वो हो जाएगा -√3/2। तो यहां से जब हम नोटिस करेंगे तो ये बेसिकली अंडर द रूट 40/3 आपका एम्पलीट्यूड आ जाएगा जब कैलकुलेशन वगैरह करोगे थोड़ी बहुत। तो इस तरीके से हम एम्पलीट्यूड भी निकाल लेंगे। यहाँ पे बहुत बार डायरेक्ट रिजल्ट भी लिख लेते हैं, क्योंकि x इज इक्वल टू दिस एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू दिस है, तो इसमें ओमेगा से डिवाइड करके दोनों को ऐड करोगे तो साइन स्क्वायर फाई नॉट और कॉस स्क्वायर फाई नॉट वाला टर्म गायब हो जाएगा, तो वहां से आपका डायरेक्टली एम्पलीट्यूड भी आ जाता है। या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी आ जाता है, हाफ के x स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर की वैल्यू हाफ के a स्क्वायर के बराबर होगी। तो एम्पलीट्यूड अगर खाली निकालना है तो उस तरीके से भी फिगर आउट किया जा सकता है। बट अगेन दैट्स ओके, मैं उसमें ज्यादा नहीं जा रहा हूँ। बट अगेन ये वाली कहानी है कि इनिशियल कंडीशन वाली जो बात है, इसको हम लोग किस तरीके से यूटिलाइज करके यहाँ पे फाई नॉट और एम्पलीट्यूड की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आपके एसएचएम का एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। ये मैंने नोटिस किया, और बहुत सारे काम बच्चे बहुत आसानी से कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे फंस जाते हैं, पता नहीं क्यों मतलब, इसलिए मैंने इसलिए बोला कि इसे कर लेते हैं, क्वेश्चन ही मैंने डाल दिया। एनर्जी की बात करते हैं एसएचएम में, तो एनर्जी तो यार देखो चिल्लड़ सा ही काम होता है। काइनेटिक एनर्जी की बात करोगे तो हाफ mv² हो जाएगा। टाइम के टर्म्स में देखोगे तो वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाई नॉट है। और अगेन उसके अलावा एक्स के टर्म्स में देखोगे तो हाफ के a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे बेसिकली m ओमेगा स्क्वायर k के बराबर होता है, ये बात आप समझ सकते हैं, क्योंकि k/m का रूट ओमेगा होता है ना, तो ये यहाँ से एक बात ये बात भी हो जाती है k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर। ये हमें एग्जैक्टली रिलेशन याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ठीक है आगे चलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो वो कितना होता है, हाफ के
एक्स स्क्वायर, और हाफ के एक्स स्क्वायर की जब बात करते हैं तो हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट भी आप बोल सकते हो। और टोटल एनर्जी में अगर इन दोनों को आप ऐड करोगे तो वो तो ऑब्वियसली कांस्टेंट ही आने वाली है, हाफ के ए स्क्वायर एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है टोटल एनर्जी की, जो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आई होप वी आर ओके विद दिस, समझ आ रहा है हम सब लोगों को ये? ठीक है। अगर हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी ऑसिलेशन के बारे में, किसके बारे में बात करते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी ऑसिलेशन के बारे में। तो हमें यह पता चलता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी ऑसिलेशन जो होती है वो होती है 2f। जितनी फ्रीक्वेंसी से बॉडी क्या कहते हैं बॉडी ऑसिलेट कर रही है, उसकी डबल फ्रीक्वेंसी से एनर्जी ऑसिलेट करती है। तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी ऑसिलेशन है वो 2f होता है। उसके अलावा अगर हमसे कोई बोले स्टेप्स टू एनालाइज अ बॉडी इन एसएचएम, अगर कोई हमसे पूछता है कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं बॉडी को बॉडी के एसएचएम को बॉडी को एनालाइज करने के लिए एसएचएम, तो उसमें स्टैंडर्ड से स्टेप्स है हमारे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? हमें देखना होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां पे होगी बॉडी की ना, कि कहां पे वो इक्विलिब्रियम में, क्योंकि वही पोजीशन हमारी क्या हो जाएगी, मीन पोजीशन हो जाएगी। और फिर हम जब डिस्प्लेस करेंगे अगले स्टेप में तो वहीं से करेंगे, इसलिए पहला स्टेप इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेस बाई एक्स फ्रॉम दिस मीन पोजीशन। और अब जब आपने एक्स से डिस्प्लेस कर दिया तो बस अब आपको शो करना है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है, मतलब किधर की तरफ, मीन पोजीशन की तरफ जो फोर्स लग रही है वो के एक्स के बराबर है। बहुत बार कुछ लोग कहते हैं माइनस के एक्स प्रूव करना है, वो माइनस अपने आप, जब मैं रिस्टोरिंग बोल रहा हूँ तो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन बोल रहा हूँ, इसलिए वो माइनस मैंने वहीं कंसिडर कर लिया। तो एफ रिस्टोरिंग के एक्स के बराबर है, तो फिर इस तरीके से हम लोग देख लेते हैं। अगर ऐसा आप प्रूव कर देते हो तो आपको पता चल जाता है एसएचएम हो रहा है, और जो टाइम पीरियड हो जाता है एसएचएम का 2 पाई अंडर द रूट एम बाई के हो जाता है। जो टाइम पीरियड हो जाता है एसएचएम का हो जाता है 2 पाई अंडर द रूट एम बाय के। तो ऐसे कुछ रिजल्ट है, मतलब ये बेसिकली स्टेप्स होते हैं, ये हम समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों को ये बोल दिया जाए कि एक स्प्रिंग से एक ब्लॉक लटका हुआ है और उसका टाइम पीरियड ऑसिलेशन बताना है, तो अपने को ये समझ आ जाता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे होगी। इक्विलिब्रियम पोजीशन तब नहीं होगी जब स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे यहाँ पे स्प्रिंग स्ट्रेच्ड होगी। कितनी स्ट्रेच्ड होगी? अगर मान लो ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग की यहाँ पे, तो अगर मैं डी इलॉन्गेशन मान लूं तो आपको समझ आना चाहिए कितनी इलॉन्गेशन होगी स्प्रिंग में, के डी एम जी होगा ना। तो जो इक्विलिब्रियम पे जो इलॉन्गेशन होगी वो एम जी बाई के हो जाएगी। और उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं हम इसे फर्दर एक्स डिस्टेंस से डिस्प्लेस करते हैं, तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि जो रिस्टोरिंग फोर्स आती है वो स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू एक्स आ जाती है। एक्चुअली के एस एक्स प्लस डी माइनस एम जी होता है, और के एस डी और एम जी एक दूसरे को कैंसिल कर जाता था, ऐसा कुछ हम बोलते थे। मतलब क्योंकि जो इलॉन्गेशन है के एस डी प्लस एक्स हो जाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू जो टोटल इलॉन्गेशन होता है डी प्लस एक्स हो जाता है, माइनस एम जी करते हैं तो डी और एम जी वाले टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं इस रिलेशन से। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो के एस एक्स आ जाती है, ठीक है। और रिस्टोरिंग फोर्स जब के एस एक्स आती है हमारे पास, तो टाइम पीरियड ऑसिलेशन जो है 2 पाई अंडर द रूट एम बाई के एस आ जाता है। विच अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, दैट स्प्रिंग को आप हॉरिजॉन्टल रखो या वर्टिकल रखो, जो टाइम पीरियड ऑसिलेशन है वो 2 पाई अंडर द रूट एम बाई के एस ही रहता है। तो विच इज फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड आर्गुमेंट। मतलब बहुत बार ये कहते हैं कि स्प्रिंग वाले केस में वर्टिकल वाली चीज की चिंता करने की जरूरत हमें एक्चुअली में है ही नहीं। मतलब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आती है। कोई नहीं, अगेन क्योंकि एसएचएम में स्प्रिंग्स इतने ज्यादा यूज हो रहे होते हैं तो हमें स्प्रिंग इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट का रिजल्ट पता होना चाहिए। जब भी स्प्रिंग्स को पैरेलल में लगाओगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाता है, K1 प्लस K2। और जब भी स्प्रिंग्स को आप सीरीज में लगाते हो तो उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाता है वही जो आपका रेजिस्टेंस वाला रिजल्ट का उल्टा हो गया ना सॉर्ट ऑफ, ठीक है। तो कैपेसिटेंस वाला रिजल्ट हो गया, ऐसे मान लो जो भी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे को ये समझ आता है कि के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा अगर आप इन्हें सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करें। बहुत अच्छी बात है। नाउ कम्स ऑन टू एन आइडिया ऑफ एंगुलर एसएचएम। तो वो जो आइडिया है दैट एक्चुअली इज एन आइडिया ऑफ ट्रांसलेशन वर्सेस रोटेशन। जो ट्रांसलेशन वर्सेस रोटेशन में होता है एग्जैक्टली वही आइडिया एंगुलर एसएचएम और लीनियर एसएचएम में भी आता है। जैसे अगर हमारे पास एक रॉड है, एक बॉडी है, वो ऐसे ऑसिलेट कर रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे मूव करके ऑसिलेट कर रही है, तो ये लीनियर एसएचएम है। और ये बॉडी अगर ऐसे मूव कर रही है तो ये एंगुलर एसएचएम है। और अगेन एंगुलर एसएचएम को अलग से बिल्कुल कंप्लीटली इमेजिन करने की जगह मैं जनरली कहता हूं कि जो हमने लीनियर एसएचएम में रिजल्ट्स हमने अभी तक लिखे थे वो सारे रिजल्ट्स किसके थे, लीनियर एसएचएम के थे। तो उन लीनियर एसएचएम के रिजल्ट्स को अगर मैं एक्सप्लॉइट करता हूं तो जैसे f इक्वल टू माइनस के एक्स है, इसके करस्पॉन्डिंग मुझे एंगुलर एसएचएम में क्या रिजल्ट आ जाता है, f की जगह आ जाता है टॉर्क, k की जगह हम c लिख देते हैं माइनस सी थीटा। सिंपल सी बात है।
अल्फा ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स की जगह आ जाता है अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। इस तरीके से लिख लेते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू अंडर द रूट के बाई एम होता है। यहां पे जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो अंडर द रूट के की जगह क्या है, सी है, और एम की जगह क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अंडर द रूट सी बाई ए हो जाता है। यहाँ पे ये ध्यान देना होता है कि आई कौन सा वाला डालेंगे, किस एक्सिस के ऊपर बॉडी रोटेट कर रही है, वो थोड़ा ध्यान देना होता है, बट ठीक है फिगर आउट कर लेंगे। टाइम पीरियड जैसे 2 पाई अंडर द रूट एम बाई के होता है, यहाँ पे टाइम पीरियड कितना हो जाता है, 2 पाई अंडर द रूट एम की जगह आई आ जाता है अपॉन के की जगह सी आ जाता है। सिंपल है ना बात। तो इस तरीके से हम बात को याद रख लेते हैं कि भाई कितना हमारा क्या रिजल्ट होंगे एंगुलर एसएचएम के। और जैसे अगर मेरे को बोलते हैं x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, यहाँ पे क्या रिजल्ट होता है एंगुलर एसएचएम में, थीटा इज इक्वल टू ए की जगह क्या लिख देते हैं हम, थीटा मैक्सिमम, क्योंकि जो एंगुलर लीनियर एम्पलीट्यूड की जगह एंगुलर एम्पलीट्यूड बोलूंगा तो थीटा मैक्सिमम लिख लेता हूं, इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। सिंपल सी बात है, एवरीथिंग रिमेन सेम। ऑल्सो अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो यहां पे हमें पता है काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और अगेन जैसे हमने पिछली बार लिखा था, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाफ सी थीटा मैक्स स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर आ जाएगा सिंपली। आपको ये समझना है कि लीनियर एसएचएम में कोई रिजल्ट आपने पढ़ा, जैसे एंगुलर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी का रिजल्ट पढ़ा ओमेगा अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए यहां पे रिजल्ट हो जाएगा ओमेगा अंडर द रूट थीटा मैक्स स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर। अगेन सॉरी बट अगेन ये देखो कि हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी की वैल्यू मैंने कैसे डाली, या फिर हाफ मेरे को यहां पे पता है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो वो हो जाएगा हाफ सी थीटा स्क्वायर। अगेन थोड़ा इमेजिन करना मुश्किल होगा हमारे को, बट फिर भी हम पेल देंगे कि हाफ सी थीटा स्क्वायर आपका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा यहाँ पे एसएचएम में। और अगर हमसे कोई पूछेगा टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी को हमसे पूछेगा तो हम क्या बोल देंगे, इन दोनों का सम काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम, विच इज हाफ सी ए स्क्वायर, सॉरी हाफ सी थीटा मैक्स स्क्वायर। फीलिंग क्या है, हाफ के स्क्वायर के ए स्क्वायर होता है इन एसएचएम, लीनियर एसएचएम, एंगुलर एसएचएम में के की जगह सी आ जाता है और ए की जगह थीटा मैक्स आ जाता है, राइट। तो इस तरीके से हम ये रिजल्ट याद रख सकते हैं। सी वही वाला कांस्टेंट है, जैसे जैसे एफ इक्वल टू माइनस के एक्स वाला जो कांस्टेंट होता है, इसी टॉर्क जो है माइनस सी थीटा के प्रोपोर्शनल होती है, तो इस वजह से सी वाला कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। अगर मैं फेज एंगल की बात करूं तो बस एक चीज यहां ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एंगल दिखने लग जाता है तो आपको दिखता है जैसे एक रॉड अगर ऐसे ऑसिलेट कर रही है तो ये पाई बाई 6 उसका एंगुलर एम्पलीट्यूड अगर है, तो जब वो इस पोजीशन पे होती है तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि यहाँ पे फेज एंगल पाई बाई 6 होगा, जबकि वो नहीं होता। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर ये राइट एक्सट्रीम पोजीशन है तो राइट एक्सट्रीम पोजीशन में हमारा फेज एंगल कितना होता था, पाई बाई 2। अभी भी फेज एंगल जो होगा वो कितना होगा, पाई बाई 2 होगा। फेज एंगल पाई बाई 6 नहीं होगा। एंगल मत देखना यहाँ पे, फेज एंगल वो इस पे डिपेंड करता है, वो जो ऑसिलेट कर रही है बॉडी, वैसे कि मीन पोजीशन पे 0 या पाई है, एक्सट्रीम पोजीशन पे पाई बाई 2 है, राइट एक्सट्रीम पे माइनस पाई बाई 2 है, सो लेफ्ट नेगेटिव एक्सट्रीम पे। और अगर हम स्टेप्स की बात करें टू एनालाइज अ बॉडी इन एंगुलर एसएचएम, तो जैसे हम पहले कर रहे थे बिल्कुल एग्जैक्टली वही स्टेप्स है। स्टेप 1 क्या था हमारा, इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है जनरली। इक्विलिब्रियम पोजीशन में जैसे पहले हम एक्स निकालते थे, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में जनरली थीटा निकलता है, क्योंकि यहाँ पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम जनरली हम करते हैं। कौन सा इक्विलिब्रियम करते हैं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम करते हैं, टॉर्क को जीरो करने वाली फीलिंग हम यहाँ पे रखते हैं। सिमिलरली अगर स्टेप 2 की बात करूं मैं, तो स्टेप 2 क्या होता है, रोटेट बाय एन एंगल थीटा। और उस रोटेशन में डिस्प्लेस भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम रोटेट करते हैं बाय एन एंगल थीटा। स्टेप 3 क्या होता है, वहां पे दिखाते थे एफ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू के एक्स, यहां पे दिखाएंगे टॉ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू थीटा, सी थीटा दिखाएंगे। जैसे वहां पे एफ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू के एक्स दिखाते हैं, यहां पे हम दिखाएंगे रिस्टोरिंग टॉर्क जो है वो सी थीटा है। स्टेप 4 की अगर बात करेंगे, तो जैसे आपने ये दिखा दिया तो आपको प्रूव हो गया कि ये एंगुलर एसएचएम है। तो एंगुलर एसएचएम के केस में टाइम पीरियड जो होता है 2 पाई अंडर द रूट एम बाई के की जगह सी बाई आई आ जाता है, सॉरी आई बाई सी आ जाता है, एंड देन अकॉर्डिंगली वी आर एबल टू हैंडल दिस, ठीक है। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और सी, तो सी है ही जो कांस्टेंट है यहाँ पे थीटा के साथ। इज इट मेकिंग सेंस, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास बड़ी सिंपल सी सिचुएशंस आती हैं कि जैसे अगर एक सिंपल पेंडुलम है तो उसका टाइम पीरियड जब हमें निकालना होता है तो हमें यहाँ पे थीटा एंगल पे लेके जाते हैं, और थीटा एंगल पे ले जाने के बाद हम कहते हैं mg फोर्स ऐसे होगा। तो जो रिस्टोरिंग टॉर्क होता है mg की वजह से वो mg l sin थीटा हो जाता है, और
फॉर स्मॉल अप्रोक्सीमेशन मतलब 30 डिग्री वगैरह तक काम चल जाता है, फॉर थीटा व्हेन थीटा इज स्मॉल तो इसे mgl थीटा बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। एंड देन जब टाइम पीरियड की बात करते हैं तो अगेन जैसे हमें पता चल गया ये टाइम इसके प्रोपोर्शनल है, तो टाइम पीरियड की बात करेंगे तो 2 पाई अंडर द रूट आई बाई एम जी डी करेंगे, अगर हम सॉरी 2 पाई अंडर द रूट क्या करना होगा एम जी एल ना, आई बाई आई कितना हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई एम जी एल। तो यहां से हमारा रिजल्ट हमें याद रखना है दोनों ये वाले 2 पाई अंडर एल बाई जी। ये तो मैंने लॉजिक समझाया कि ये थीटा का जो स्मॉल वाला अप्रोक्सीमेशन है वो कहां से पिक्चर में आता है, तो ये फीलिंग कुछ इस तरीके से होती है। एंड देन इवेंचुअली 2 पाई अंडर द रूट एल बाई जी पे कुछ आ जाता है। सिमिलरली अगर फिजिकल पेंडुलम हो, जैसे सिंपल पेंडुलम में तो क्या हुआ एक पार्टिकल है जो रोटेट कर रहा है, फिजिकल पेंडुलम में क्या होता है एक बॉडी ऑसिलेट कर रही है, एक पूरी की पूरी बॉडी ही ऑसिलेट कर रही है। तो इन दिस केस जब हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा होता है 2 पाई अंडर द रूट m बाई k की जगह 2 पाई अंडर द रूट i बाई एम जी डी। तो ये फॉर्मूला हमें अलग से याद करना पड़ जाता है कि 2 पाई i बाई एम जी डी, आई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस एक्सिस के ऊपर रोटेट करी है, डी बेसिकली हमें समझ आना चाहिए डी क्या होता है, डी बेसिकली डिस्टेंस होता है बिटवीन हिंज एंड सीएम, जहां पे हिंज कर रखा है अपने ऑब्जेक्ट को या एफएओआर जो भी फिक्स एक्सिस रोटेशन है आपकी, एंड सेंटर मास के अबाउट जो आपका वो है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास इफ आई हैव अ रॉड व्हिच इज हैंगिंग लाइक दिस एंड आई आस्क यू कि व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ दिस रॉड, तो हम क्या बोलेंगे 2 पाई अंडर द रूट आई कितना होगा इसका आई बाई एम जी डी, यही फॉर्मुला में अप्लाई करना है यहाँ पे, आई बाई एम जी डी, आई कितना हो जाएगा इस एक्सिस के ऊपर कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई 3 अपॉन इसका सेंटर और इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा एल बाई टू, तो एम जी एल बाई टू। तो अगर आपको रिजल्ट याद है तो काफी जल्दी सॉल्व हो जाता है, वरना आप प्रूव भी कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। तो यहां से जब हम नोटिस करेंगे तो 2 पाई अंडर द रूट 2l बाई 3g, इस तरीके से हमारे को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जवाब मिल जाएगा। मेरे को याद नहीं रहता है वाला रिजल्ट, मेरे को बस ये वाला रिजल्ट याद करना है और मैं कैसे उसे यूज करूंगा मैं वही समझाना चाहता हूँ, क्योंकि दैट विल स्पीड अप आवर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। तो लार्जली अगर मैं बात करूं तो एसएचएम में जो फिजिक्स वाला पार्ट था ये यहां तक हो जाता है मोटा मोटा, लार्जली अगर मैं बात करूं, क्योंकि हमने डायनेमिक्स की बात भी कर ली, हम लोगों ने रोटेशन की बात भी कर ली, सॉर्ट ऑफ एनर्जी वगैरह के बारे में बात कर ली। उसके अलावा एक छोटी छोटी कुछ मैथमेटिकल सी बातें होती हैं, एक टाइम वाली कहानी होती है। ये बात समझ आनी चाहिए कि अगर कोई पार्टिकल अपना मोशन यहां से स्टार्ट करता है और यहां से वो a/2 पोजीशन तक जाता है, तो ये हमें समझ आना चाहिए उसे टोटल टाइम लगता है t/12, और यहां 0 से a तक जाने में t/4 टाइम लगता है, 0 से a/2 तक जाने में आधा टाइम लगता है, t/12 टाइम लगता है। ये बात में बहुत सारे बच्चे कभी कभार कंफ्यूज रहते हैं। और यहां से a/√2 तक जाने में t/8 टाइम लगता है, और √3 a/2 तक जाने में t/6 टाइम करीब करीब इस पार्टिकल को लगता है। दैट इज हाउ वी फिगर इट आउट। तो ये टाइम वाली चीज एक हमारे को पता होनी चाहिए कि इस तरीके से सिचुएशन रहती है। सो बहुत अच्छी बात है। एंड ऑल्सो अब जैसे अगर यहाँ पे हमारे पास दो पार्टिकल है, एक ऐसे मूव कर रहा है और एक ऐसे मूव कर रहा है, और इनके बीच की टाइम लैग की बात की जाए कि इनके बीच में टाइम लैग कितना है, ठीक है, तो फिर जब हम उस टाइम लैग को देखते हैं तो हमें नजर क्या आता है, हमें ये नजर आता है कि ए वाला जो पार्टिकल है यहाँ पे वो यहां से स्टार्ट करेगा मोशन और यहां तक जाएगा अपने एक्सट्रीम तक, और फिर अपने एक्सट्रीम पे जाके फिर वहां से वापस आएगा। इज इट ओके? ठीक है। तो अब अगर आपको ऐसा समझ आ रहा है तो ये बेसिकली इनके बीच का टाइम लैग है। तो इतने देर कितने टाइम लगेगा ये पूछा पता करना है, तो 0 से एक्सट्रीम तक जाने में कितना टाइम लगने वाला है t/4, और यहां से a/2 तक जाने में कितना टाइम लगने वाला है। अब आपको लगेगा कि यार t/4 लगने वाला है, यहाँ t/4 लगेगा, यहां तक t/8 हो जाएगा, गलत हो जाएगा t/8 बोलते ही। आपको ये समझ आना चाहिए यहां से यहां तक तो t/4 लगेगा और यहां से यहां तक t/12 लगेगा, क्योंकि 0 से वहां तक t/12 लगता था, तो यहां से a से a/2 तक लगेगा t/4 माइनस t/12, तो ये t/2 माइनस t/12 आ जाएगा, विच विल बी 5t/6, and this is the time by which A lags behind B. Again, the answer obviously is not something worth remembering, but the process is that यहाँ पे इस वाले टाइम को t/4 माइनस t/12 मैंने कैसे बोला, ठीक है, और फिर कैसे निकाला। एंड देन देयर इज वन मोर थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, दैट दिस इज द टाइम बाय व्हिच A lags behind B. अगर मैं इस t में से इस टाइम को माइनस कर देता हूं, t minus 5t/6 which is 7t/6, that is the time by which B lags behind A. वो वाला टाइम हो जाता है हमारा जितने टाइम से B जो है
वो ए के पीछे है, तो वहां से ये बात भी समझ आ जाती है। मैं एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ कि बी को ऐसे घूम के यहाँ तक जाना पड़ेगा, बट अगेन यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि अगर एक का टाइम लैग पता है तो दूसरे का टाइम लैग को टी माइनस कर देंगे तो दूसरे वाले का टाइम लैग आ जाएगा, क्योंकि इट्स टाइप ऑफ अ लूप ना, तो लूप में कौन आगे कौन पीछे है तो बड़ी ऑब्वियस सी बात नहीं है ना। वो तो ये हो सकता है कि अगर पूरे लैप में देखोगे तो हो सकता है दूसरा वाला बंदा आगे पहुंचने वाला हो। ठीक है, तो ये एक बेसिक पॉसिबिलिटी हमारे सामने बनती है। फेज डिफरेंस नाम की एक चीज होती है, और जो ये फेज डिफरेंस होता है बेसिकली जो एसएचएम की इक्वेशन होती है, उस एसएचएम की इक्वेशन में फेज एंगल वाला टर्म है, और दो एसएचएम की इक्वेशन में जो दोनों फेज एंगल वाले टर्म है उनके बीच में कुछ डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, स्पेशली जब फ्रीक्वेंसी दोनों एसएचएम की सेम हो, तो देयर विल माइट बी अ डिफरेंस इन दीस फेज एंगल्स, और वो जो फेज एंगल का डिफरेंस है उसे हम लोग फेज डिफरेंस बोलते हैं। और फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी होती है, अगेन या तो आपको वो पता ही है, फेज एंगल को सबट्रैक्ट कर लोगे तो वहां से पता चल जाएगा, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो ओमेगा इंटू डेल्टा टी, और ओमेगा जो है वो 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू डेल्टा टी जो टाइम लैग है उसके हिसाब से हमारे को पता चल जाता है। जैसे इन दिस केस अगर मेरे को फेज डिफरेंस देखना हो यहाँ पे, तो फेज डिफरेंस देखने के लिए ए बी का फेज डिफरेंस अगर मैं देखूंगा तो टाइम लैग कितना है इनका, 5t/6। 5t/6 गलत लिखा था मैंने, 5t/12 होगा ये ना, यहाँ पे कुछ कुछ गलती हो गई, 5t/12 होगा, और ये भी 7t/12 होगा, सॉरी 5t/12 इंटू टी बाई इंटू सॉरी 2 पाई बाई टी ना, हाँ ओमेगा 2 पाई बाई टी इंटू दिस, तो टी टी कैंसिल हो जाएगा, 2 टू 6 5 पाई बाई 6 आ जाएगा। एक्चुअली बड़ी अजीब सी बात है ना, 5t/6 तो ऑलमोस्ट पूरा टाइम पीरियड ही हो गया, और ये तो यहाँ से यहाँ तक ही जा रहा था, तो आधे से भी कम होने वाला था, तो t/2 से तो कम होना चाहिए था वो। सो दैट इज द सिनेरियो, बच गए। ठीक है, एंड देन सिमिलरली ये दिस इज द एंगल बाय व्हिच ए लैग्स बिहाइंड बी, फेज एंगल, और इसमें बी लैग्स बिहाइंड ए भी हम इमेजिन कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ बेसिकली मैथमेटिक्स वाली कहानी आ जाती है, विच इज अगेन वेरी इरिटेटिंग एसएचएम में, जो बच्चों को समझ आनी मुश्किल हो जाती है। इन फेज में अगर कोई पार्टिकल्स है एसएचएम के, तो हम कहते हैं उनके फेज डिफरेंस होना चाहिए 2n पाई या फिर 0 होना चाहिए, और 2n पाई तो ऐड सब्ट्रैक्ट कभी भी कर सकते हो, तो 2n पाई को कभी भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अगर पार्टिकल एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज है तो फेज डिफरेंस पाई होना चाहिए, और 2n पाई को कभी भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो 2n+1 पाई बोल देते हैं हम लोग कि अगर पार्टिकल्स एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज है, मतलब आउट ऑफ फेज मतलब एग्जैक्टली उल्टा मूव कर रहे हैं। ठीक है, वेलोसिटी भी डिस्प्लेसमेंट भी, तो इन दैट केस आपके लिए 2n+1 पाई हो जाएगा, और एग्जैक्टली साथ में मूव कर रहे हैं दोनों, बिल्कुल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों के एवरी पॉइंट ऑफ टाइम सेम है, तो वो इन फेज हो जाएंगे। इज दैट ओके? ठीक है, तो दैट इज द फीलिंग। अब अगर हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सिंपल सी बात कहता है कि भाई साहब अगर दो पार्टिकल्स का एसएचएम हो रहा है ना, तो अगर आप उन दोनों एसएचएम को पार्टिकल पे सुपर इंपोज कर दोगे, तो जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा पार्टिकल का नेट, वो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स के समीशन के बराबर हो जाएगा। जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के सम के बराबर आ जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे x1 = a sin ओमेगा t है, x2 = b cos ओमेगा t है, तो ओवरऑल जो x है जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ओवरऑल x कितना हो जाएगा? अगेन आप इसको थोड़ी मेहनत कर सकते हो, a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t। अगर ट्रिगोनोमेट्री थोड़ी बहुत याद आ रही है तो a² + b² sin ऑफ ओमेगा t प्लस tan इनवर्स ऑफ समथिंग, कुछ ऐसे अल्फा कुछ लिख सकते हो, वेयर अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ समथिंग लाइक दैट। तो आपको ये पता चल गया कि अगर आप इन दोनों सुपर ऐसे एसएचएम को सुपर इंपोज करोगे एक दूसरे पे, तो यू विल इफेक्टिवली गेट एन एसएचएम जिसका एम्पलीट्यूड कितना है, ये उसका एम्पलीट्यूड है, और इनिशियल फेज एंगल कुछ बदल गया, जो भी कहानी है, दैट इज दिस सिचुएशन। ठीक है, इसमें बहुत बार एक फेजर वाली फीलिंग भी आती है। आई डोंट नो आप लोगों को कितनी पता है, एसएचएम के टाइम पे तो नहीं था, हमने वेक्टर्स हमने एसी सर्किट में पढ़ा था, तो इसलिए तब तो नहीं पढ़ा पाते हम इसे, बट ऐसे b sin ओमेगा t प्लस π/2 लिख सकते हैं। तो मान सकते हो कि ये दोनों जो है ये फेजर्स हैं दो, एक x जो है a लेंथ का फेजर है x1 वाला, और b वाला जो फेजर है वो इससे π/2 एंगल इतने लेंथ का फेजर है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो इनका जो रिजल्टेंट फेजर आ जाएगा कितना आ जाएगा, a² प्लस b² पे आ जाएगा, जो लेंथ आ जाएगी उसकी रिजल्टेंट वेक्टर की। और अगर मैं ये एंगल देखता हूं अल्फा, तो अल्फा भी मुझे यहां से क्लियरली दिख जाता है, tan इनवर्स ऑफ b/a हो जाएगा। तो मेरे को ये पता चल जाएगा यार कि अच्छा ये जो है साइन ओमेगा टी, ओमेगा इसे ए वाले फेजर से इतना आ गया, तो ए की जगह पहली बात तो a² प्लस b² आ गया इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ये अल्फा, ये मेरा नेट x हो जाएगा। ऐसे कुछ बहुत फेजर से भी हम लोग इसे इमेजिन कर लेते हैं बहुत बार। फॉर एग्जाम्पल x1 अगर a sin ओमेगा टी और x2 अगर a sin ओमेगा टी प्लस डेल्टा फाई है, तो आपको एम्पलीट्यूड वैसे तो यहाँ पे रटा होना चाहिए, कितना होता है 2a cos ऑफ डेल्टा फाई बाय 2।
एम्पलीट्यूड आपका ऐसे रटा होना चाहिए, कितना होता है 2a cos ऑफ डेल्टा फाइव बाई टू, अगर हमारे पास दोनों ए एम्पलीट्यूड के पार्टिकल्स हैं। और ये बात आप फेजर से फिगर आउट भी कर सकते हो। कैसे? आपके पास यहाँ पे एक फेजर है ए लेंथ का, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड ए, और साइन ओमेगा टी के आगे एंगल कितना है 0। उसके बाद दूसरा वाला एंगल, दूसरा वाला वेक्टर भी ए, और साइन ओमेगा टी के बाद एंगल कितना ओमेगा टी के बाद डेल्टा फाई। तो अगर आप दो वेक्टर्स जिनकी लेंथ ए है उनके बीच का एंगल डेल्टा फाई यानी ऐड करते हो, तो कैसे ऐड कर सकते हो आप? यहाँ बीच में एक लाइन बना सकते हो बाइसेक्टर वाली लाइन, डेल्टा फाई बाई टू, और ये ए का इधर वाला कंपोनेंट और ए का ये वाला कंपोनेंट ऐड अप करके 2a cos ऑफ डेल्टा फाई बाई टू हमें पता चल जाएगा, और ये वाले कंपोनेंट्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस तरीके से हम लोग नोटिस कर लेते हैं कि इस तरीके से हमारा, अगर मुझे ये रिजल्ट भी याद है और कोई मुझे बोलेगा इसका लॉजिक, तो मेरे को फेजर वाला लॉजिक भी समझ आता है। एक बार एसी सर्किट पढ़ लिया होता है हम लोगों ने तो। ऑल्सो अगर हम ये देखते हैं कि हमारे पास इस तरीके से a1 sin ओमेगा टी और a2 sin ओमेगा टी प्लस डेल्टा फाई, तो हमारा एम्पलीट्यूड का जो रिजल्ट है वो वही वाला रिजल्ट है जो इंटरफेरेंस में पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स के अंदर। क्या पढ़ते हैं हम इंटरफेरेंस के अंदर? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा फाई। तो यहाँ पे एक ही जो वैल्यू वो क्या हो जाती है, वो भी अगेन वही हो जाती है एम्पलीट्यूड पे, इधर भी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ डेल्टा फाई का अंडर द रूट। इस तरीके से हम एम्पलीट्यूड यहाँ पे नोटिस कर लेते हैं, और एम्पलीट्यूड यहाँ नोटिस कर लेते हैं। और अगर कोई आपसे बोलेगा कि इनके बीच का एंगल कितना है, एंगल तो जनरली मैंने देखा, मैं याद रहता है, थोड़ा लंबा सा एक्सप्रेशन बन जाएगा, वही वाला एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा कि दो वेक्टर है a1 a2, उनके बीच का एंगल डेल्टा फाई है, तो वो tan इनवर्स ऑफ b sin डेल्टा फाई प्लस अपॉन a प्लस b cos डेल्टा फाई वाली कहानी करनी पड़ेगी। आपको रिजल्ट याद नहीं आ रहा जब मैं बोल रहा हूँ, तो आप करोगे क्या उसका? ठीक है, बट दैट इज लार्जली ओके। सो ये बेसिकली हमारा सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम में इस तरीके से हमारी सिचुएशन बनती है। ऑल्सो अगर हम नोटिस करेंगे तो कभी कभार एसएचएम में हो रहा है एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग एसएचएम हो रहा है और एक वाई एक्सिस के लॉन्ग एसएचएम हो रहा है, तो डायरेक्टली एक्स में एक्स को मैग्नीट्यूड वाइज ऐड नहीं कर सकते ना, आपको एज ए वेक्टर एडिशन करना पड़ता है। तो इन दिस केस नेट वेक्टर नहीं पूछते हैं, पूछते हैं नेट पोजीशन, तो नेट जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, एक्स वाला आई कैप प्लस वाई वाला जे कैप, विच इज a1 sin ओमेगा टी आई कैप प्लस a2 cos ओमेगा टी जे कैप। इस तरीके से आपका नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। बट इसका करूंगा क्या, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। जनरली इस क्वेश्चन में जो पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, किस पाथ के अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा है। तो अगर हमसे पूछा जाता है किस पाथ के अलोंग पार्टिकल मूव कर रहे, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में आपको ये समझ आना चाहिए हमेशा, द ओनली स्टेप दैट यू हैव टू पुट इन इज एलिमिनेट टी। The only step that you have to do essentially is टाइम को एलिमिनेट करना है। तो इन दोनों इक्वेशन से टाइम को एलिमिनेट करना, आपको पता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1 होता है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू क्या लिख सकते हो, x अपॉन a1 का स्क्वायर, और प्लस ओमेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की बात करोगे तो कॉस ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y बाई a2 प्लस y बाई a2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, which you will see, you will realize this is इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। अगर थोड़ी बहुत मैथ्स हमने पढ़ी है तो दिस इज एन इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। तो बेसिकली अगर ऐसा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसका जो ट्रेजेक्टरी है, जिस पाथ में मूव कर रहा होगा, वो किस तरीके का पाथ होगा, एलिप्स हो जाएगा। इज इट मेकिंग सेंस? ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसे नोटिस कर लेते हैं। तो ये थोड़ा ये वाला पार्ट आता है इन विच वी आर लुकिंग एट सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम। एक और एक छोटी सी कहानी हमारे सामने, f इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx माइनस a, अगर हमारे पास इक्वेशन है, तो मैं इस इक्वेशन को जब मैं इमेजिन करता हूं तो ये लगता है एसएचएम की इक्वेशन नहीं है बहुत बार कुछ बच्चों को, बट अगर आपने पढ़ाई करी थी उस समय पे तो आपको पता है कि ये एसएचएम की ही इक्वेशन होती है। बस आपको x माइनस a को क्या ट्रीट करना होता है, नया x कैपिटल x मान लेना होता है ना। ठीक है, तो कैपिटल X इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट आ जाता है। तो मैं तो सिंपली डायरेक्टली ये लिख लेता हूं कि यार इस एक्चुअली बेसिक क्या है कि x इक्वल टू a वाला जो पॉइंट है वो आपका मीन पोजीशन है। ठीक है, और जो x की वैल्यू है वो a प्लस a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट हो जाती है। अगेन कुछ भी बोल सकते हो आप, वर्टिकल वाला केस बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, बस ठीक है, दैट्स फाइन। कि x की जो वैल्यू है वो कहां से दे रखी है, क्वेश्चन मार्क हो जाता है। जैसे वहां जनरली जब हम f इक्वल टू माइनस kx बोलते थे तो x की वैल्यू x वाज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। दिस इज x इज नॉट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, x इज सम पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, इट इज x माइनस a। दैट इज द फीलिंग व्हिच वी हैव। तो आई होप वी अंडरस्टैंड दिस। उसके अलावा एक सिंपल से क्वेश्चन हमारे पास, दो क्वेश्चन अगर मैं प्रैक्टिस करना चाहूं तो मुझे लगता है 2 या 3 क्वेश्चन जो प्रैक्टिसेबल हैं। एक तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने
कि अगर ऐसे एक रॉड लगा दी, एक स्प्रिंग लगा दी है, रॉड और स्प्रिंग दोनों लगा दिए और इसे अब छोड़ दिया है हमने ऑसिलेट करने के लिए, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? तो अगेन जनरली वही होता है, रोटेट करना है हमें थीटा एंगल से, जो स्टैंडर्ड सा प्रोसेस है हमारा, वी नीड टू रोटेट दिस बाय एन एंगल थीटा। ठीक है, जब हम इसे थीटा एंगल से रोटेट करेंगे तो हमें नजर आएगा कि यार इस पे क्या कहते हैं, ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है, बिकॉज जनरली बाय डिफॉल्ट असम्पशन है कि थीटा छोटा है तो ये डिस्प्लेसमेंट एल थीटा हो जाएगा, आर्क लेंथ हो जाएगी अगर इसकी लेंथ टोटल लेंथ एल है तो। ठीक है, तो इसमें इतना कंप्रेशन आ जाएगा, तो इसकी वजह से इतना ही फोर्स लगेगा इधर की तरफ, कितना? के इंटू एल थीटा। अब रीस्टोरिंग टॉर्क निकालोगे तो कितनी हो जाएगी? के एल थीटा तो फोर्स आ गई, इंटू उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा एक्सिस से? एल ही हो जाएगा, तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क आ जाएगी। तो इतनी रिस्टोरिंग टॉर्क आ गई। तो अगर टाइम पीरियड की बात करेंगे सो दिस इज के एल स्क्वायर इंटू थीटा, और टाइम पीरियड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? बस 2 पाई अंडर द रूट आई बाई सी, और आई कितना है? एम एल स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा, जिस एक्सिस के अबाउट चेंज किया हुआ रॉड को, अपॉन के एल स्क्वायर, एंड देन यू हैव द आंसर हियर। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, इस तरीके से हमारा जवाब निकल आता है। इसमें अगेन ये केस में जनरली अगर हॉरिजॉन्टल है तो ये वाली सिचुएशन है। हॉरिजॉन्टल है मतलब अगर रॉड हॉरिजॉन्टली ऑसिलेट कर रही है। इसमें बहुत बार मैंने देखा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अगर वर्टिकली रॉड ऑसिलेट कर रही है तो इन दैट केस स्प्रिंग वाली फोर्स तो लगी रही है, प्लस ये रॉड अपने आप खुद भी तो आती, तो एक और टॉर्क यहां पे लग जाता है एमजी वाला ना। तो फिर अगर उसकी वजह से देखोगे तो टॉर्क कितना आ जाएगा? प्लस एमजी, इसमें प्लस एमजी एल बाई टू साइन थीटा लिख लेंगे हम लोग, जिसको थीटा अज्यूम करने के लिए एमजी एल बाई टू थीटा मान लिया जाएगा, और फिर वहां से आपका जो कांस्टेंट है वो के एल स्क्वायर प्लस एमजी एल बाई टू है। तो अगेन इफ दैट इज टू बी पुट इन, तो आप उसे आपसे पुट करके उसे निकाल लोगे इसका जवाब, राइट? तो इस तरीके से ये सिचुएशन बन के आ जाती है, बहुत अच्छी बात है। एंड देन अगर हम लोगों के पास अगेन, ये तो देखो प्रॉब्लम थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं ये नहीं बोलूंगा आसान प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली रिजल्ट वगैरह कोई याद नहीं रखता है इसका, तो द ओनली वे यू टू डू दिस इज ऐसे डिस्प्लेस करके कुछ हम इस तरीके से निकालते हैं। ऐसा भी हमारे पास सामने परेशानी आती है, जिसमें एक ब्लॉक होता है, स्प्रिंग होती है, मूवेबल पुली वाला केस हो जाता है, और मूवेबल पुली वाले केस में हम किस तरीके से टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकाल सकते हैं। तो अगेन इसका भी आंसर बड़ा हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होता है, इसको एक्सिस्टेंस डिस्प्लेस करना है। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे है कि हम इसकी मीन पोजीशन की चिंता करने की अपने को जरूरत नहीं होती, क्योंकि मीन पोजीशन एनीवेज वो केडी से कैंसिल हो जाता है, एमजी वाला जो टर्म है, तो एमजी भी मत कैंसिल करो, और मीन पोजीशन पे क्या डिस्प्लेसमेंट क्या लॉन्गेस्ट स्प्रिंग में वो भी कंसिडर मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज से। ठीक है, तो इसे एक्स नीचे डिस्प्लेस करोगे तो आपको पता है अगर एक एंड ऑफ द स्ट्रिंग फिक्स होता है तो दूसरा एंड पुली जो है वो एक्स बाई टू से आता है, दूसरा एंड अगर एक्स से मूव कर रहा है तो ये स्प्रिंग में एलोंगेशन एक्स बाई टू का होता है। बट दैट डजंट मीन आंसर यहां से 1/2 मत कर देना, बट यहां से अब क्या करना पड़ेगा? इधर की तरफ फोर्स लगेगी के एस इंटू एक्स बाई टू, और यहां पे आपको पता है कि अगर इधर टेंशन टी है तो इधर दोनों साइड पे टेंशन टी बाई टू और टी बाई टू जाती है, तो इधर की तरफ जो रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगी, वो रिस्टोरिंग फोर्स आपको नजर आएगी कि वो हो जाएगी के एस एक्स बाई टू अपॉन टू, विच इज के एस एक्स बाई फोर, और अगेन के एस बाई फोर आपका कांस्टेंट आ गया, टाइम पीरियड ऑसिलेशन करेंगे तो 2 पाई अंडर द रूट m by k होता है, k की वैल्यू ks by 4 हो गई, एंड दैट्स योर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन दिस केस। अगेन अ लॉट ऑफ पीपल इवन रिमेंबर रिजल्ट इन दिस केस, मेरे को तो याद खुद ही नहीं रहता, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, ये वाला केस होता है और भी कुछ केसेस होते हैं, उसमें कौन सा रिजल्ट आएगा। तो लॉजिक से करना है हमें कि अगर ये x से नीचे डिस्प्लेस हुआ तो स्प्रिंग में x by 2 इलोंगेशन है, और स्प्रिंग यहाँ पे ks x by 2 फोर्स लगाएगा, तो इन दोनों में वो फोर्स आधी आधी डिवाइड हो जाएगी, ताकि स्प्रिंग इसमें ks x by 4 और ks x by 4 इधर फोर्स लगे, तो जो ओवरऑल जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो ks इंटू x by 4 ऐसे कुछ आ जाएगी हमारे पास, एंड फ्रॉम देयर तो ऑब्वियस स्टेप है जो अगला स्टेप है हमारे सामने। इज इट, आई होप इट इज क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं गाइस। ऑलमोस्ट द लास्ट पॉइंट विच इज कि अगर हमारे पास एक एलिवेटर है और वो एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ, और यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पूछा जाए, तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ 2 पाई अंडर द रूट एल बाई जी फैक्टर। सूडो फोर्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, एंड यहाँ पे सिंपल सी कहानी ये कर लेते हैं हम लोग कि दिस इज एन एस एच एम, यहाँ पे एक एम ए फोर्स और नीचे लग रहा होगा एम जी के अलावा, तो भाई ऑब्वियसली जी इफेक्टिव जी प्लस ए हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें टाइम पीरियड ऑसिलेशन पता चल जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी प्लस ए, दैट इज द टाइम पीरियड ऑसिलेशन इन दिस। एंड अगेन बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसमें ये होती है, you have to do this, you cannot do this question with respect to ground, क्योंकि with respect to ground this particle is not in an SHM, ये पार्टिकल ठीक है ऑसिलेट कर रहा है, बट ये कुछ इस तरीके से जा रहा है with respect to ground, so with it is an SHM only with respect to एलिवेटर। तो विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर आपको जी इफेक्टिव वाली बात बिल्कुल आप डायरेक्टली कर सकते हो फॉर श्योर। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड ऑसिलेशन आ जाएगा 2 पाई अंडर द रूट एल अपॉन जी प्लस ए, इस तरीके से टाइम पीरियड ऑसिलेशन हमारा क्लियरली आ जाएगा। तो आई होप we are able to understand SHM
के शॉर्ट नोट्स एंड आई एम श्योर दिस इज नॉट अ वेरी लेंथी नोट्स। कितने पेजेस के नोट्स बने? हाँ 3 पेज के नोट बने हैं। जो भी अगेन फिगर इट आउट, जो भी कहानी है कुछ और आई एम श्योर कुछ उसके अलावा तो कुछ मिसिंग नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं लगा इसमें कि जो हमें करने की जरूरत थी। बच्चों शॉर्ट नोट्स आर डन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर कर देना, और अगर इन शॉर्ट नोट्स का एप्लीकेशन सीखना चाहते हो तो PYQ का वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर देखना। अगला चैप्टर हम लोग ये वाला डिस्कस करेंगे और इसके शॉर्ट नोट्स का सेशन इस डेट पे आएगा, तो अपने कैलेंडर्स को मार्क कर लो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट गिव अप, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। गो फॉर जीत।